हेलो स्टूडेंट्स, चलिए हम फिर से स्टार्ट करते हैं। सॉलिड स्टेट का हम लोग पढ़ रहे थे, उसकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे थे ताकि हमारा रिजल्ट अच्छा हो सके और हर एक चैप्टर की एक अच्छी परफेक्ट तैयारी हो सके। इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग विल शो एन आइसोट्रॉफी। देखिए, आपने जो जब टाइप ऑफ सॉलिड पढ़े होंगे, टाइप ऑफ सॉलिड यानी ठोस के प्रकार जब पढ़े होंगे, तब आपने दो प्रकार के सॉलिड पढ़े होंगे। एक पढ़ा होगा क्रिस्टलाइन और एक पढ़ा होगा एमोरफस। दो यानी एक क्रिस्टलीय ठोस पढ़े होंगे, एक पढ़े होंगे अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, उसमें आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाई गई होगी या आपने पढ़ी होगी कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उन वो एन आइसोट्रोपिक होते हैं। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि वो विषम देशक होते हैं। विषम देशक का मतलब समझिए कि हमें पता है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनमें परमाणुओं की एक निश्चित व्यवस्था होती है, एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट रहेगा। अब पर्टिकुलर अरेंजमेंट हमने मान लिया कि किसी क्रिस्टल का ये है, मान लीजिए ये है एटम, ये बी है, ऐसा चल रहा है ए बी ए। ये बी आएगा यहाँ, इसमें ए आएगा, ये बी होगा, ये ए होगा, ये बी होगा, ऐसा अरेंजमेंट चल रहा है। इसमें क्या आएगा फिर? ए बी आएगा, ये ए आएगा, ये बी और ये भी ए। ये क्रिस्टल की एक स्ट्रक्चर है या व्यवस्था है। हमने इसमें देखा कि हम अगर एक डायरेक्शन में चलें, कहीं हम इस डायरेक्शन में चलते, इस डायरेक्शन में हमें क्या मिल रहा है? केवल बी एटम मिल रहा है। अगर हम इस डायरेक्शन में चलें तो हमें क्या मिल रहा? केवल ए। यानी इस डायरेक्शन में जाने पर बी मिला और इस डायरेक्शन जाने पर ए मिला। तो इसका मतलब है अगर हम इस डायरेक्शन में देखेंगे तो हमें प्रॉपर्टी कुछ अलग मिलेगी और हमें इस डायरेक्शन में देखेंगे तो प्रॉपर्टी हमें कुछ अलग मिलेगी। यही प्रॉपर्टी कहलाती है एनआइसोट्रॉपी। मतलब अगर एक डायरेक्शन में देखेंगे तो हमें अलग मिलेगा, दूसरे डायरेक्शन में देखेंगे तो प्रॉपर्टी अलग मिलेगी। जैसे अपवर्तनांक या विद्युत प्रतिरोधकता जो है वो हमें अगर इस डायरेक्शन में जाएंगे तो अलग मिलेगी, उस डायरेक्शन में जाएंगे तो अलग मिलेगी। इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं एनआइसोट्रॉपी या विषम देशकता। तो जो क्रिस्टल होते हैं उनमें एनआइसोट्रॉपी होती है, क्योंकि उनमें जो परमाणु अगर देखेंगे तो इस डायरेक्शन में प्रॉपर्टी अलग निकलेगी, इसमें अलग निकलेगी। यही एनआइसोट्रॉपी है। इसका मतलब जो क्रिस्टलीय ठोस होगा वही क्या होगा? उसी में एनआइसोट्रॉपी प्रदर्शित होगी। चलिए देखिए, गिलास हमें पता है एमोरफस है, प्लास्टिक एमोरफस है, रबर एमोरफस। एमोरफस मतलब अक्रिस्टलीय ठोस हैं। लेकिन जो NaBr है वो क्या है? एक क्रिस्टलीय ठोस है। इसका मतलब ये है कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वही तो प्रदर्शित करते हैं एनाइसोट्रॉपी। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 NaBr, क्योंकि ये एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है या क्रिस्टलीय ठोस है। इसे तो यही प्रदर्शित करेगा क्या? विषम देशिकता, एनाइसोट्रॉपी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा। ये कह रहे हैं, स्टडी द फिगर ऑफ ए सॉलिड गिवन बिलो depicting the arrangement of particle depicting the arrangement of particle which is the appropriate terms used for the figure। अब देखिए, एक फिगर हमें दिया गया है, इसमें हमें क्या मिल रहा है? इसमें दिया गया है, इस फिगर को अगर हम ध्यान से देखें तो इस तरफ हमें जाने पर पहले C मिला, देखिए यहाँ, और लास्ट में क्या मिला हमें? D। ये C है, यहाँ पे क्या मिला? D। यहाँ A से चले, यहाँ क्या मिला हमें? B। ठीक है, या हम ऐसा कहें कि भाई हम ऐसा कहें कि C से जब हम D की ओर बढ़े तो हमें सारे एटम देखो कैसे मिल रहे हैं। हमें मिल रहे हैं
एक बड़ा सर्कल है, एक डॉट है, फिर एक बड़ा सर्कल, एक डॉट है, बड़ा सर्कल, एक डॉट, फिर ऐसा हमें मिला हुआ है। ठीक, तो जब हम सी से डी की डायरेक्शन में जाएंगे तो हमें कुछ प्रॉपर्टी मिलेगी, लेकिन जब हम ए से बी की तरफ बढ़ेंगे तो हमें केवल क्या मिल रहा है, हमें ये छोटे डॉट मिल रहे हैं, छोटे डॉट मिल रहे हैं। अगर हम इस डायरेक्शन में जाएं तो हमें ये बड़े डॉट मिल रहे। कहने का मतलब ये है कि ये एक क्रिस्टलाइन सॉलिड या क्रिस्टलीय ठोस का फिगर दिया गया है। अब हमें इसमें आंसर लगाना है, क्या ये आइसोट्रॉपी है? नहीं, क्योंकि ये क्रिस्टलीय ठोस है। इर्रेगुलर शेप है या एमोर्फस नेचर है? एमोर्फस नहीं है। एनाइसोट्रॉपी यानी क्रिस्टलीय ठोस है, क्रिस्टलीय ठोस का ये उदाहरण है, तो इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन छूट गया है, आगे दूसरा देखते हैं इसी का। ये कह रहे हैं द प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज नॉट। क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या नहीं है? क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या नहीं है? देखो एनाइसोट्रॉपी ये तो है, आइसोट्रॉपी देखेंगे, हार्ड और डेंस। भाई क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं? एनाइसोट्रॉपिक होते हैं, हार्ड होते हैं और डेंस भी होते हैं, यह हो सकते हैं। लेकिन इसमें पूछ रहे हैं इज नॉट, कौन सी नहीं है? तो भाई जो आइसोट्रॉपी है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टी नहीं है। अभी हम लोगों ने देखा वो क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, चौथा क्वेश्चन देखेंगे। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि द मेजर बाइंडिंग फोर्स इन डायमंड, सिलिकॉन एंड क्वार्ट्ज इज। भाई हमें पता है कि जो हीरा है यानी डायमंड है वो कैसा सॉलिड है? वो एक कोवैलेंट सॉलिड है, कोवैलेंट सॉलिड है। ठीक, कोवैलेंट यानी सहसंयोजी ठोस का उदाहरण है। यह सहसंयोजी ठोस है जिसमें इसमें होता क्या है, कार्बन परमाणु एक दूसरे से कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़े रहते हैं, जो कार्बन क्या होता है sp3 हाइब्रिड अवस्था में या संकरित अवस्था में होता है। ये 3D स्ट्रक्चर इसकी बनती है। और हीरा कार्बन का ऐसा अपर रूप है जो कैसा है, विद्युत का कुचालक होता है। कैसा होता है? विद्युत का कुचालक। जबकि ग्रेफाइट कैसा होता है? विद्युत का सुचालक। ध्यान रखना, ठीक है। अब ये पूछ रहे हैं इसमें कौन सा फोर्स है, द मेजर बाइंडिंग फोर्स इन डायमंड। भाई हमने देखा कि डायमंड में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, तो इसमें कौन सा बॉन्ड होगा? कोवेलेंट बॉन्ड फोर्स ही होगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? इसका देखिए पहला है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दूसरा है इलेक्ट्रिकल अट्रैक्शन। भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है नहीं है, इलेक्ट्रिकल अट्रैक्शन है नहीं है। इलेक्ट्रिकल अट्रैक्शन मतलब एक प्लस चार्ज होता है, एक माइनस चार्ज, तो उनके बीच में लगने वाला एक फोर्स, इलेक्ट्रिकल अट्रैक्शन। वान डर वाल्स फोर्स को मॉलिक्यूल के बीच में लगता है। ये तो परमाणु है कार्बन कार्बन, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा तीसरा सही आंसर। इनमें कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड फोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ये कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ए मॉलिकुलर सॉलिड व्हेन सॉलिडिफाई। ये कह रहे हैं ऐसा कौन सा निम्न में से कौन सा सही है जो एक मॉलिकुलर ठोस बनाता है जब हम उसको सॉलिडिफाइड करते हैं। जब हम ठोस बनाते हैं किसी चीज़ को तो कौन सा इसमें मॉलिकुलर ठोस बनेगा? तो देखिए ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड ये मॉलिकुलर ठोस का उदाहरण है। किसका? मॉलिकुलर ठोस। अब आपने क्रिस्टलीय ठोस की जो प्रकार हैं वो पढ़े होंगे।
तो जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं या क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस, वो 4 प्रकार के हमें मिलेंगे। एक मिलेगा आयनिक, एक मिलेगा आणविक, और एक मिलेगा हमें धात्विक, और एक मिलेगा हमें सहसंयोजी। 4 प्रकार के हमें क्रिस्टलीय ठोस मिलेंगे। एक आयनिक है, ये आयनिक है, एक आणविक है। सो हम इसको लिखे दे रहे हैं आयनिक, IONIC, आयनिक। आयनिक में क्या होगा भाई, इसके जो कंस्टिट्यूंट पार्टिकल हैं यानी जिनसे ये मिलकर बना है वो आयंस होंगे। जैसे उदाहरण में ले लो NaCl, तो इसमें एक Na+ होता है आयन और Cl-। तो इनमें कंस्टिट्यूंट पार्टिकल कौन सा मिलेगा, हमें आयन मिलेंगे, इसलिए ये आयनिक प्रकार का ठोस होगा। आणविक देखो, आणविक में हमें कोई ना कोई कंस्टिट्यूंट पार्टिकल क्या होगा, वो अणु होगा। जैसे H2 है, I2 है, CO2 है, CO2 है, H2O है। ये सारे किसके उदाहरण हैं, H2O, CO2, ये सब किसके उदाहरण हैं, ये आणविक ठोस के उदाहरण हैं। अच्छा, आणविक ठोस होते हैं 3 प्रकार के। जो मॉलिक्यूलर ठोस होते हैं या आणविक ठोस जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, वो 3 प्रकार के होंगे। एक मिलेगा हमें पोलर, पोलर मतलब होता है ध्रुवीय। एक मिलेगा हमें नॉन पोलर यानी अध्रुवीय। एक मिलेगा हमें हाइड्रोजन बॉन्डेड यानी जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे होंगे। पोलर का उदाहरण ले लो, पोलर यानी उसमें +- होंगे। जैसे हमने देखा HCl, तो H+ रहेगा इसमें, Cl-। ये किस प्रकार के ठोस का उदाहरण हो गया, पोलर। और कौन सा है, ये मॉलिक्यूलर आणविक ठोस का उदाहरण है। नॉन पोलर में आ जाओ, जैसे H2 है, I2 है। ठीक, पोलर का एक और उदाहरण ले लो, ये आ जाओ नॉन पोलर में, H2 I2 हो गया। एक नॉन पोलर का उदाहरण है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। ठीक, हाइड्रोजन बॉन्डेड में किसका उदाहरण ले लो, H2O का यानी जल का। HF भी किसका उदाहरण हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड का। तो इसमें हमें 3 प्रकार के मॉलिक्यूलर ठोस मिल जाएंगे, पोलर, नॉन पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड। अब हमें देखना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए। ये करें विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ए मॉलिक्यूलर सॉलिड व्हेन सॉलिडिफाई, कौन सा मॉलिक्यूलर ठोस बनाएगा। तो देखो ये कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें उदाहरण है। कार्बन डाइऑक्साइड इसमें दिया है, तो कार्बन डाइऑक्साइड किसका उदाहरण हो जाएगा, मॉलिक्यूलर ठोस का। आगे बढ़ते हैं, 6वां क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड्स आर विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड्स शो द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। वो कह रहे हैं कौन सा सॉलिड ये निम्न प्रॉपर्टी दिखाता है, क्या क्या, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, विद्युत चालकता, मेलाइबिलिटी यानी आघात भर्दीनता, डक्टिलिटी यानी तन्यता, फेयरली हाई मेल्टिंग पॉइंट, यानी कौन ये सारी चीज़ें दिखाता है। विद्युत चालकता होगा, आघात भर्दीनता होगी, और तन्यता, और फेयर बिल्कुल हाई मेल्टिंग पॉइंट यानी जिसका ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा, फेयर। तो देखिए जो मेटालिक प्रॉपर्टी इसमें होगी, क्योंकि ये कैसा है, ये आघात वर्धनीय है, तन्य है, और इलेक्ट्रिकल कंडक्ट है। तो ये किस प्रकार का सॉलिड होना चाहिए, ये मेटल की प्रॉपर्टी लिखी है। यानी मेटलिक जो सॉलिड हैं, धात्विक ठोस, वो विद्युत के सुचालक भी होते हैं, तन्य भी होते हैं, और आघात वर्धनीय भी होते हैं। उनका एक फेयर हाई मेल्टिंग पॉइंट भी होता है। यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये मेटालिक सॉलिड का उदाहरण यानी धात्विक ठोस। सो 6वें का तीसरा ऑप्शन सही हो जाए। आगे बढ़े, 7वां क्वेश्चन देखिए, लिखा है
solid X is a very hard solid which is electrical insulator। ध्यान देने वाली बात ये है, ये क्या है, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है, यानी विद्युत का कुचालक है। ठीक है, फिर इन सॉलिड एज वेल एज इन मोल्टन स्टेट, ये भी पढ़ने वाली बात है। सॉलिड में भी ये विद्युत का कुचालक है और जब इसको गला दिया जाता है तब भी ये विद्युत का कुचालक है। आगे पढ़ते हैं। एंड हैज एक्सट्रीमली हाई मेल्टिंग पॉइंट, व्हाट टाइप ऑफ सॉलिड इज इट। यानी अगर कोई सॉलिड ऐसा है एक्स जो सॉलिड स्टेट में और मोल्टन स्टेट में विद्युत का कुचालक है, तो किस प्रकार का होगा सॉलिड। अब देखिए, ये होगा कोवेलेंट। किस प्रकार का सॉलिड है ये, कोवेलेंट। क्यों, क्योंकि ये गलित अवस्था में, यानी मोल्टन स्टेट में गलित अवस्था में विद्युत का कैसा है, कुचालक है। अगर ये गलित अवस्था में विद्युत का सुचालक होता तो ये आ जाता फिर आयनिक ठोस में, क्योंकि आयनिक ठोस वो होते हैं जो ठोस अवस्था में तो विद्युत के कुचालक होते हैं, जबकि गलित अवस्था में विद्युत के सुचालक हो जाते हैं। कोवेलेंट ठोस यानी सहसंयोजी ठोस ऐसे होते हैं जो ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं और गलित अवस्था में भी क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। एक अपवाद है, अपवाद क्या है इसमें, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक ऐसा सहसंयोजी यौगिक है या क्रिस्टल है या ठोस है जो विद्युत का सुचालक है। कैसा है ये, विद्युत का सुचालक। जबकि सहसंयोजी ठोस जनरली कैसे होते हैं, सामान्यतः विद्युत के कुचालक होंगे, गलित अवस्था में भी और ठोस अवस्था में भी। हाँ, यहाँ एक और चीज़ ध्यान देने वाली है कि अगर ये लिखा होता कि ठोस अवस्था में और गलित अवस्था दोनों में विद्युत का सुचालक है, तब ये किस प्रकार का ठोस है। तो भैया जब ठोस अवस्था में और गलित अवस्था में, साथ ही साथ एक और होगा, हाँ चलो, ठोस अवस्था और गलित अवस्था दोनों में क्या है, ये विद्युत का सुचालक है। तो इस प्रकार का ठोस होता धात्विक ठोस का उदाहरण, या वो धात्विक ठोस होते हैं। आपने देखा होगा लोहा, एल्यूमिनियम, ये कैसे होते हैं, ये लोहा है मान लीजिए, तो ये ठोस है। अगर हम इसमें करंट फ्लो करवाएंगे तो इसमें करंट फ्लो हो जाएगा, अगर हम इसको गला देंगे तब भी इसमें करंट फ्लो होगा। यानी ठोस अवस्था और गलित दोनों अवस्था में ये कैसा होगा, विद्युत का सुचालक। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो वो होगा धात्विक ठोस, और अगर ठोस अवस्था में कुचालक है और गलित अवस्था में कैसा है, सुचालक, तो होगा वो आयनिक। और अगर ठोस और गलित दोनों में है वो कैसा, विद्युत का कुचालक, तो होगा वो फिर सहसंयोजी ठोस, केवल ग्रेफाइट को छोड़कर। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन इसका सही होगा। ये कौन सा सॉलिड है, ये सहसंयोजी ठोस का उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। हाँ, देखिए 8वां क्वेश्चन क्या लिखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोवेलेंट क्रिस्टल। कौन सा इसमें से सहसंयोजी ठोस का उदाहरण है। भाई आप लगा लीजिएगा, सहसंयोजी ठोस चाहिए है। कौन कौन से ऑप्शन दिए हैं इसमें, देखिए एक तो दिया है आइस, आइस यानी H2O। अरे भाई जल का जो ठोस अवस्था होती है वही तो आइस है, बर्फ़। ड्राई आइस, ड्राई आइस कहलाती है भैया CO2। सॉलिड अवस्था में यानी ठोस अवस्था में कार्बन डाइऑक्साइड ही क्या कहलाती है, ड्राई आइस। रॉक साल्ट, रॉक साल्ट यानी NaCl, रॉक साल्ट क्या, NaCl। अब देखिए इसमें कोवेलेंट की बात कर रहे हैं। NaCl कैसा है, आयनिक। H2O कैसा है, मॉलिकुलर। CO2 कैसा है, मॉलिकुलर। तो अब बचा कौन सा, अब बचा है केवल क्वार्टज। तो सीधा सा आंसर क्या हो जाएगा इसका, तीसरा आंसर सही हो जाएगा। क्वार्टज कैसा है, एक कोवेलेंट क्रिस्टल का उदाहरण है। आगे बढ़ें। 9वां क्वेश्चन है,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए पीओजो इलेक्ट्रिक मटेरियल। कौन सा इसमें पीओजो इलेक्ट्रिक मटेरियल के रूप में उपयोग किया जाता है? तो देखिए यहाँ पे कि जो पीओजो इलेक्ट्रिकल मटेरियल है उसके रूप में उपयोग किया जाता है क्वार्टज। ठीक, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्वार्टज। अब the ability of some materials to create an electric potential in response to applied mechanical stress is known as piezoelectric effect। तो सीधा सीधा इसमें क्या है कि भाई जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के लिए रिस्पॉन्स मटेरियल है वो है इसमें पीओजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसके लिए जो कॉमनली यूज होता है वो होता है क्वार्टज। ये आपको याद रखना है, क्वार्टज यानी SiO2। SiO2, तो ये क्वार्टज हमें यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये कह रहे हैं विच 10th क्वेश्चन है इसमें। ये कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉलिकुलर क्रिस्टल। अब देखो मॉलिकुलर की बात आ गई। मॉलिकुलर यानी आणविक। देखो रॉक साल्ट कैसा है, आयनिक है। क्वार्टज कैसा है, अभी लगाया यहाँ पे सहसंयोजी। डायमंड कैसा है, सहसंयोजी, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ क्या बचा केवल ड्राई आइस, यानी सॉलिड रूप का जो CO2 है उसी को बोलते हैं ड्राई आइस। ये 10 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। आगे बढ़ते हैं, 11वां क्वेश्चन देखेंगे। ये करें इन विच क्रिस्टल अल्टरनेट टेट्राहेड्रल बॉयड आर ऑक्यूपाइड। देखिए अच्छा क्वेश्चन है। जब आपने सॉलिड स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उसमें सबकी संरचनाएं हमें पढ़ने को मिलती हैं। ठीक है, इन संरचनाओं में हमें मिलेगा जो NaCl है, NaCl के स्ट्रक्चर में जो Cl आयन है वो बनाता है FCC संरचना। क्या बनाता है, FCC संरचना बनाता है। FCC संरचना का मतलब ये है कि जो Cl- आयन होता है वो सभी कॉर्नर पे रहेगा और साथ ही साथ कहाँ रहेगा, सभी फलक पे भी रहेगा। ठीक है, तो NaCl की स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो हमें क्या मिलेगा, कॉर्नर पर, यानी एक सीधी बात करें कि चलिए इसको ऐसा करते हैं, हम सीधा लिखे दे रहे Cl- कहाँ होगा, NaCl की स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, ये सभी कोनों पर होता है, सभी कोनों पर, और प्लस कहाँ रहेगा, फलक पर, क्योंकि ये कौन सी संरचना बनाता है, ये FCC संरचना बनाता है। इसमें NaCl की स्ट्रक्चर में जो Na+ होता है वो होता है सभी अष्टफलकीय रिक्तियों में। ऑक्टाहेड्रल बॉयड में क्या भरे रहते हैं, Na+ आयन। अब अष्टफलकीय रिक्तिका कहाँ बनती है, ये जो भी यूनिट सेल होती है उस यूनिट सेल की जो भुजाएं हैं, जो यूनिट सेल है घन की, जो घन रूप की यूनिट सेल है उसकी भुजाएं यानी यहाँ पे प्रत्येक भुजा पर एक अष्टफलकीय रिक्तिका बनती है। ठीक है, एक अष्टफलकीय रिक्तिका बनती है, सभी भुजाओं के बीचों बीच एक अष्टफलकीय रिक्तिका बनती है। साथ ही साथ एक कहाँ बनती है, एक बनती है बिल्कुल सेंटर में। तो Na+ कहाँ रहेगा, इन भुजाओं के बीचों बीच रहेगा, और एक बिल्कुल इस यूनिट सेल के बीचों बीच रहेगा, यानी बॉडी सेंटर्ड पे रहेगा Na+। तो ये संरचना किसकी हो जाती है, NaCl की। प्रत्येक Na+ आयन 6 Cl- से घिरा रहता है और प्रत्येक Cl- 6 Na+ आयनों से घिरा रहता है। इसलिए Na+ की और Cl- दोनों की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है, 6। चाहे Na+ देखो चाहे Cl- देखो, दोनों की
कोऑर्डिनेशन नंबर यानी उप सहसंयोजन संख्या कितनी निकल के आती है? 6। इसलिए इसको 6 स्ट्रक्चर भी कभी कभार कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरी स्ट्रक्चर है CaF2 की। CaF2 को बोला जाता है फ्लोराइड स्ट्रक्चर। फ्लोराइड स्ट्रक्चर बोला जाता है। ठीक, इसमें होता क्या है? फ्लोराइड स्ट्रक्चर में इसमें जो Ca+ आयन है, Ca+ आयन वो रहता है Ca+ आयन बनाता है FCC स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके बाद जो टेट्राहेड्रल बॉयड्स हैं, चतुष्फलकीय रिक्तिकाएं, उन चतुष्फलकीय रिक्तिकाओं के आधे में, पूरे में नहीं, आधे में भरी रहती हैं फ्लोराइड आयन। F- आयन कहाँ भरी रहती हैं? चतुष्फलकीय रिक्तियों के आधे में। यानी अगर चतुष्फलकीय रिक्तिकाओं की संख्या 8 है तो 4 में क्या भरे रहेंगे? F- आयन। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे FCC स्ट्रक्चर कौन बना रहा है? Ca+ यानी धनायन बना रहा है, और रिक्तियों में कौन है? ऋणायन। जबकि समानता होता क्या है? थोड़ा सा और समझिए। समानता होता क्या है कि जब रिक्तिका बनती है तो रिक्तिका का आकार जो है वो छोटा होता है। रिक्तिका का आकार, ये रिक्तिका है, रिक्तिका का आकार छोटा होता है। और हम सामान्यतः जानते हैं कि भाई धनायन का आकार छोटा होता है किसकी तुलना में? ऋण आयन की तुलना में। जनरली हम ऐसा जानते हैं कि जो धनायन है उसका आकार छोटा होगा किसकी तुलना में? ऋण आयन की तुलना में। तो जो छोटा होगा वो रिक्ति में आएगा, जो बड़ा होगा वो लेटेस्ट पॉइंट पे आएगा। यानी रिक्तिकाओं में कौन आता है? धनायन। ठीक, लेकिन CaF2 के केस में देखो, हमने क्या बोला? CaF2 के केस में Ca++ क्या बनाता है? यानी कैल्शियम आयन तो होता है FCC में, और रिक्तियों में कौन भरता है? F-। ये तो ऋण आयन भर रहा है रिक्ति में भाई। जबकि हम क्या बोले थे कि ऋण आयन तो बड़ा होता है, वो रिक्तिका में नहीं आएगा। धनायन छोटा है, धनायन छोटा होता है तो वो रिक्तिका में आएगा। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है, यहाँ तो ऋण आयन रिक्तिका में जा रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि फ्लोराइड आयन की जो आकार है या साइज है वो कम होती है। कम होने के कारण वो फ्लोराइड आयन कहाँ पहुँच जाता है? फ्लोराइड आयन पहुँच जाता है रिक्तिका में, और कैल्शियम++ आयन लेटेस्ट पॉइंट पर आ जाता है। ठीक, अब जब हम ये कह रहे हैं कि Ca++ FCC बनाया है, ठीक, तो घन के सभी जगह कहाँ होगा? सभी कोनों पर होगा और फलक पर भी होगा। ठीक है, कोनों पर होगा और कहाँ होगा? फलकों पर। ठीक, अब जो F- है वो कहाँ है? वो चतुष्फलकीय रिक्तिकाओं के आधे में है। तो भाई हर कोने के जितना भी यूनिट सेल है, उस यूनिट सेल की जो घन है, घन के प्रत्येक कोने के नीचे एक टेट्राहेड्रल बॉयड बनती है, यानी चतुष्फलकीय रिक्तिका होती है। चूँकि 8 कोने होते हैं और प्रत्येक कोने के नीचे एक चतुष्फलकीय रिक्तिका बनती है, तो 8 ही क्या बनेगी? चतुष्फलकीय रिक्तिकाएँ। और जो 8 चतुष्फलकीय रिक्तिकाएँ हैं तो 4 में क्या भरे हैं? फ्लोराइड आयन। 4 में भरे होते हैं फ्लोराइड आयन। अब जब चतुष्फलकीय रिक्तिका में भरा है कोई फ्लोराइड आयन, और चतुष्फलकीय रिक्तिका कब बनती है? चतुष्फलकीय रिक्तिका बनती है जब 3 गोलों के ऊपर एक चौथा गोला रख दिया जाए, तो यहाँ जो वर्ड बनती है वो कहलाती है चतुष्फलकीय रिक्तिका। ठीक है, और चतुष्फलकीय रिक्तिका की हमेशा कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है? 4। तो फ्लोराइड आयन की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी? 4। और Ca की देखो, ये फ्लोराइड की हो गई, F की माइनस की, Ca की कितनी आएगी? Ca++ की कोऑर्डिनेशन नंबर, चूँकि ये बना रहा है FCC। ठीक, अब हमें देखना है
तो प्रत्येक कोने के नीचे जब एक चतुष्फलक की रिक्तिका है तो जब आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि प्रत्येक Ca++ आयन 8 F- आयनों से घिरा है। कितने से? 8 F- आयनों से घिरा है। इसलिए Ca की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो जाएगी? 8। Cn नंबर कितनी हो जाएगी? Ca की 8। तो CaF2 में ये हमें जानने को मिला। अब कौन सा है? अब है ZnS, जिंक सल्फाइड। तो भैया जिंक सल्फाइड में क्या होता है कि जो S- आयन है, कौन सा? S-, ये बनाता है FCC संरचना, ठीक। वो अल्टरनेटिव टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स में, किसमें? टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स में अल्टरनेट मतलब एक को छोड़कर एक में रहता है Zn2+। देखिए बॉन्ड में क्या है अब? Zn2+, धनायनी तो होगा बॉन्ड में जनरली, ठीक है। तो ये कौन सा पूछ रहे हैं? ये टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स अल्टरनेट ऑक्यूपाइड। अल्टरनेट टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स में कौन होगा? ये वाला, यानी ZnS इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? ZnS, ध्यान रखना। चलिए आगे अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, 12 नंबर। ये कह रहे NaCl क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ NaCl इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक है, स्क्वायर प्लेनर है, बॉडी सेंटर्ड है। तो भैया FCC होता है। NaCl की स्ट्रक्चर क्या होती है? FCC। सो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। कैसा होता है ये? FCC। आगे बढ़ते हैं। ये कह रहे हैं पर्टिकुलर सॉलिड इज वेरी हार्ड एंड हैज ए हाई मेल्टिंग पॉइंट इन सॉलिड स्टेट, इट इज ए नॉन कंडक्टर एंड इन मोल्टन स्टेट इट इज ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या करें? इट इज ए नॉन कंडक्टर, जब ये इन सॉलिड स्टेट इट इज ए नॉन कंडक्टर एंड इन मोल्टन स्टेट इट इज ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। भाई अभी हम बता चुके थे, इसका सीधा आंसर क्या हो जाएगा? ये आयनिक ठोस का उदाहरण है। किसका? आयनिक ठोस का, क्योंकि ये ठोस अवस्था में तो कुचालक है, लेकिन मोल्टन स्टेट यानी गलित अवस्था में कैसा है? सुचालक। मोल्टन स्टेट में सुचालक है, ठोस में कैसा था? कुचालक। तो ये किसका है? आयनिक ठोस का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट सेल हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। भैया कौन सी सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स रखेगी? तो हमें पता है भैया सिंपल क्यूबिक कितना रखती है? सिंपल क्यूबिक रखती है 1। BCC में कितने होते हैं? BCC में होते हैं 2। FCC में कितना होता है? 4। ठीक। सो ये हमें ध्यान रखने वाली बातें हैं। SCP में कितनी होती हैं? 1 एटम। SCP में कितना? HCP यूनिट सेल में कितना होगा? 1 एटम। इसलिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सबसे ज़्यादा किस में है? FCC में। तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। किस में? FCC में। सबसे ज़्यादा होते हैं कितने? 4 एटम। लास्ट क्वेश्चन देखिए। विच टाइप ऑफ क्रिस्टल कंटेंस मोर देन 1 ब्रेविस लैटिस। किस में ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेविस लैटिस होते हैं? तो ये आपको याद रखना है, ये होता है मोनोक्लिनिक में। सबसे ज़्यादा किस में? मोनोक्लिनिक में। ये चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस सही लगे होंगे और समझ आए होंगे कैसे हम इनको सॉल्व कर रहे थे, कैसे आपके कॉन्सेप्ट को बता रहे थे। आई होप कि आपको ये समझ आ रहा होगा कॉन्सेप्ट वाइज कॉन्सेप्ट, और अच्छे से प्रैक्टिस हो रही होगी। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि आगे की जो वीडियो है वो आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।